थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आरपीएन शर्मा। तो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ, हम बात करने वाले हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 10th। तो कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं 10th के बाद, आप क्या क्या कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। इसमें हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो सबसे पहले आपकी स्टडी आ जाती है। आप 10th के बाद स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप स्टडी कर लें। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप जॉब कर सकते हैं। नहीं तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई अपना घर का बिजनेस है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कौन कौन सी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स की मिस्टेक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं अपने कैरियर सेलेक्ट करने जब करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं वो। उसके बाद कौन कौन से बोर्ड हैं जिनके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो 10th के बाद। उसके बाद हम पार्ट 1 में देखेंगे जो स्टडी वाला पोर्शन हम देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं 10th के बाद, उनकी हम पूरी डिटेल देखेंगे। उसके बाद इसके जो पार्ट 2 में हम देखेंगे जो भी जॉब्स है, जॉब की डिटेल देखेंगे, कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल रहते हैं 10th के बाद जो आप कर सकते हो, और उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी सैलरी क्या होगी, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज ए कैरियर। ठीक है, तो कैरियर को कैसे चूज करें, जैसे कि मैंने बताया स्टडी, जॉब, कोई बिजनेस, तो उसको चूज कैसे करें, आपको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसको कैसे चूज करें, उसके भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉइंट्स बता दूंगा। उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी अपने कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट हमने बात की थी स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं अपने कैरियर को चूज करने से पहले, या फिर जब चूज करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम बात करें, वो क्राउड को फॉलो करते हैं, क्राउड को या फिर अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स अगर मेरा फ्रेंड ये कोर्स कर रहा है तो मेरे को भी कोर्स करना है। ठीक है, मेरा फ्रेंड अगर जॉब कर रहा है तो मेरे को भी जॉब करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो है पेरेंटल और सोसाइटल प्रेशर। तो जो पेरेंट्स हमारे बोल रहे हैं या फिर जो सोसाइटी बोल रही है तो वो हमें वो करना है। ठीक है, तो वो भी एक मिस्टेक है स्टूडेंट की, वो हमें नहीं करनी है। देन थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम अपने मार्क्स के बेसिस पे, जैसे कि 10th में हमारे पास जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे हम करियर सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे 85 से अबव मार्क्स है तो हम साइंस ले लेंगे। अगर हमारे 70 to 80% है तो हम कॉमर्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक्स रहती हैं। उसके बाद हमारे अगर लेस देन 60% है तो हम आर्ट्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों की काफी सारी मिस्टेक रहती हैं कि अगर हमारे ज्यादा मार्क्स है तो हमें साइंस ही लेना चाहिए, तो लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है, अपने फील्ड को चूज करना है। देन फोर्थ पॉइंट की बात करें, शॉर्ट टर्म में अगर जैसे आपका कोई इंटरेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि आप कोई ट्यूशन लगा लेते हैं 10th के बाद, कोई साइंस की या मैथ की ट्यूशन लगा लेते हैं, तो उसमें आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लग जाता है, जैसे साइंस अच्छा लग जाता है या मैथ अच्छा लग जाता है, तो आप उसको ही अपना कैरियर समझ बैठते हो। लेकिन वो आपका जो हम बात करें वो आपका कैरियर नहीं होगा। आपका जो इंटरेस्ट होगा, जो बचपन से आपका इंटरेस्ट चले आ रहा, आपको उस चीज को सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक की अगर हम बात करें, लैक ऑफ नॉलेज है। जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज में क्या आ जाता है, जैसे कि काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हम साइंस ले लेंगे तो उसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, उसमें हम मनी भी ज्यादा कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये भी लैक ऑफ नॉलेज है। तो और भी जैसे कि हम आर्ट्स लेंगे तो हमें उसमें मनी कम बनेगी और उसमें फायदा भी कम होगा। ठीक है। अदर मिस्टेक जैसे कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब इन अब्रॉड, जैसे कि हमें अब्रॉड में जॉब मिल जाए उसकी पॉसिबिलिटी, वो चीज देखते हैं बच्चे, तो वो क्या है, मिस्टेक्स हैं। तो ये मिस्टेक जो है हमें नहीं करनी है। अपना कैरियर जब सामने सिलेक्ट करना है तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें अपने दिल की सुननी है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें देखना है। ठीक है।
उसके बाद हम बात करें कैरियर के डिसीजन की, ठीक है। कैरियर का डिसीजन हम कैसे लें, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें काफी सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन ये कुछ 3 यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप डिसीजन लेते हो तो आपको जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनको हैप्पी रखना, मतलब उनको खुश रखना है, ठीक है। अगर वो खुश रहेंगे तो आप अपना कैरियर जो है अच्छे से उस पे काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी देखना है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देखनी है कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट है जो पेरेंट्स बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है ताकि वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहो, ठीक है। और आपको इस तरीके से अपना काम सिलेक्ट करना है, या फिर कोई भी आप स्टडी करना चाहते हो, चाहे जॉब करना चाहते हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, तो इस तरीके से करना है कि जो भी बेसिक नीड है आपकी वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो बेसिक नीड आपकी फुलफिल हो जाएंगी तो आपका जो मेन मोटिव है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैरियर डिसीजन के कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैरियर को डिसाइड करो। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 10th। तो ये हम कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने देखा था स्टडी रिलेटेड कोर्सेज के बारे में। अगर हम स्टडी में जाना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जॉब्स के बारे में, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं अपने 10th के बाद, ठीक है। और बाकी जो थर्ड वाला पोर्शन था बिजनेस वाला, तो बिजनेस आप कोई भी आपका घर का बिजनेस है वो कर सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 10th पास करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, रेलवेज में हम जा सकते हैं, ठीक है, इंडियन रेलवेज में हम जा सकते हैं, डिफेंस में हम जा सकते हैं, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हम जॉब कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी काफी सारी पोस्ट रहती हैं 10th के बेसिस पे, पुलिस सेक्टर में भी काफी सारी वैकेंसीज आती हैं, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आप जा सकते हैं 10th के बाद, ठीक है। तो वो कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी हम आगे देखेंगे। इसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा, तो आप प्लीज वो भी देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं 10th के बाद। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम रेलवे जॉब्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पे एग्जाम का नाम दिया है, कौन सा एग्जाम है, और यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दी है। एज लिमिट का मतलब हो गया कि यहाँ मतलब मान लो 18 से 33 साल दिया है, मतलब 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 33 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 18 से 33 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपको ये जॉब मिल सकती है, मतलब कहीं पे भी काम करना पड़ सकता है। सैलरी की बात करें तो लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी 7 CPC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको आपको बता दूं, यहाँ पे जो नाम है आपको सिंपली RRB ग्रुप डी सर्च करना है गूगल पे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो आप वहां से सर्च कर सकते हो। मैं इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें पोस्ट की बात करें तो हेल्पर की पोस्ट आएगी, फिटर की है, कैबिनमैन की है, कीमैन की है, लेवलमैन की है, पोर्टर की है, शंटर की है, स्विचमैन की है, ट्रैकमैन की है, वेल्डर की है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी एज, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको डिटेल चाहिए तो आप इस पे सर्च कर सकते हैं, RRB ग्रुप डी आपको मिल जाएगी वहां से इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम रेलवे की बात करें तो ALP की जॉब आती है, दैट मींस असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब आ जाती है ALP में, ठीक है। ALP की बात करें तो RRB ALP एग्जाम आपका होता है, ठीक है। इस पे आपको गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 18 से 30 साल की एज में आप इस एग्जाम को दे सकते हो। देन FRP कांस्टेबल का एग्जाम रहता है जिसमें कांस्टेबल की जॉब रहती है, इसकी एज भी 18 से 25 साल है। बेसिक सैलरी की बात करें तो 21,700 आपको इसमें मिलता है कांस्टेबल में। DLW अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन ITI अप्रेंटिस इसमें आप का जॉब्स
हैं इसमें 15 से 22 साल के बीच में ही ये आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये मतलब आपको होगा, ठीक है। इसकी जो सैलरी है वो अभी अपडेट नहीं हुई है, जैसे वैकेंसी आती है वहां पे सैलरी भी दी होती है। रेलवे अप्रेंटिस की अगर हम बात करें तो ITI पोस्ट हैं ये, ठीक है। 15 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए इसमें। वेस्टर्न जोन में ये वैकेंसीज निकलती है, मंथली स्टिपेंड जो है वेस्टर्न रेलवे के अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे दिया होता है जब आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम डिफेंस जॉब की बात करें तो डिफेंस जॉब में आपके पास मल्टीटास्किंग स्टाफ डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, तो ये सारे एग्जाम के नाम है, ठीक है। ये एग्जाम के नाम जब आप सर्च करोगे गूगल पे आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इसकी भी एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है, ऑल ओवर इंडिया इसकी लोकेशन होगी। इसकी भी सैलरी जो है लेवल 1 की 7 CPC के अकॉर्डिंग होगी। तो इसमें पोस्ट जैसे गार्डनर आ गया, वॉचमैन आ गया, प्यून आ गया, मैसेंजर आ गया, स्वीपर आ गया, दफ्तरी आ गया, तो ये सारी इसकी पोस्ट्स हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अप्रेंटिसशिप की। अगर हम बात करें तो नॉन ITI अप्रेंटिस ये जॉब है। 15 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। और जो भी इसकी हम बात करें तो सैलरी की, वो जब जैसे ही वैकेंसी निकलती है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी सैलरी फिक्स होती है, ठीक है। फिर हम डिफेंस की कुछ जॉब्स है जैसे कि BSF कांस्टेबल की, जहाँ पे कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी, इसमें अगर हम बात करें तो 18 से 23 साल की एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ITBP कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की 18 से 23 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। जब असम राइफल्स की बात करें तो यहाँ पे भी कांस्टेबल और मैकेनिक्स की जॉब रहती है, तो यहाँ पे 18 से 28 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखी हुई कितनी है। CRPF कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। BRO मल्टी स्किल वर्कर की बात करें, जैसे ITI वर्कर की बात करें तो 18 से 25 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। CISF ट्रेडमैन की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडमैन और कांस्टेबल की जॉब रहती है, 18 से 23 साल के बीच में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो यहाँ पे है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। जैसे कि CRPF कांस्टेबल की 15,600 से लेके 60,600 के बीच में आपकी पे रहती है। यहाँ पे भी 21,700 से लेके 69,100 के बीच में आपकी पे रहती है। नेक्स्ट हम बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जॉब्स, जैसे SSC हम बोल सकते हैं इसको। SSC की जॉब्स की बात करें तो SSC MTS की जॉब्स रहती हैं, इसमें डिफरेंट पोस्ट्स रहती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और आपकी जो पे होगी इसमें 5,200 से लेके 20,200 का लेवल 1 की पे मिलेगी आपको। इसमें पोस्ट है गार्डनर की, पियून की, दफ्तरी है, वॉचमैन है, क्लीनिंग स्टाफ है, जूनियर जिस्टेनर ऑपरेटर है, ठीक है। SSC पोस्ट की अगर हम बात करें, ऑफिस अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट की बात करें, इसमें कंटीन अटेंडेंट है, बाइंडर है, इसमें 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आंगनबाड़ी जॉब्स की, तो आंगनबाड़ी में भी काफी सारी जॉब्स निकलती हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि आंगनबाड़ी टीचर की जॉब्स है, आंगनबाड़ी वर्कर है, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर है, हेल्पर है। तो इसके लिए एज आपकी 21 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए 10th के बाद। और इसमें जो सैलरी होती है 3,000 से 15,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है। उसके बाद हम PSUs की बात करें, PSUs होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो PSU की जॉब के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए मैं बता देता हूं। PSU की जॉब की बात करें तो ESI AC UDC एग्जाम होता है। यहाँ पे ये एग्जाम नेम है, ठीक है। ये जब आप सर्च करोगे गूगल पे आपको पूरी उसकी डिटेल मिल जाएगी। इसमें पोस्ट रहती है UDC की स्टेनोग्राफर की, इनकी जो एज रहती है 17 से 27 साल रहती है। और यहाँ पे इसकी पे दी हुई है कि कितनी पे आपको इसमें मिल सकती है। यहाँ पे NYKS स्टीनो की एग्जाम है, उसका नाम दिया हुआ एग्जाम का। यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए इसमें। देन SECL ITI अप्रेंटिस, तो इसमें आपकी ट्रेड अप्रेंटिस की रहती है पोस्ट, डिप्टी सर्वेयर की रहती है, मिनी सीडर की रहती है। इसमें एज की बात करें तो 16 से 18 साल एज रहती है, इसमें 18 से 33 साल, इसमें भी 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट स्टेट्स में ये जो हमारे पास एग्जाम है कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हम पीएसयूज की ही बात करें तो पीएसयूज ही हमारे पास है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं। एनसीएल अप्रेंटिस रेक्टर, इसमें ड्रैग लाइन ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, ग्रेडेड ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर है, शावल ऑपरेटर है, पे लोडर है, क्रेन ऑपरेटर है, ड्रिल ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये जितनी भी मशीनरी है उसको ऑपरेट करने के लिए भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें भी क्वालिफिकेशन 10th मांगी जाती है, मिनिमम 10th होना चाहिए। उसके बाद 18 से 30 साल एज आपकी होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में मोस्टली जो एनसीएल की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही इसकी जॉब्स निकलती हैं। इसकी जो है पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है 1034 रुपये या फिर 1011 रुपये आपको पर डे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें गेल पटवारी की, तो यहाँ पे जो एज कोई भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे आप को भी जैसे वैकेंसी निकलती है उसके अकॉर्डिंग आपको पे की भी डिटेल वहां पे दी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएसयूज की ही, जैसे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आ गया, इसमें ड्राइवर की वैकेंसीज होती हैं। 28 साल इसकी मैक्सिमम एज होती है। ठीक है, इसकी पे यहाँ पे दी है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि एसएससी ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज होती हैं, यहाँ पे 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। एमएससी डब्ल्यूबी, इसमें फील्ड वर्कर एंड जनरल ड्यूटी अटेंडेंट की वैकेंसीज रहती हैं। 18 से 25 साल इसकी एज आपके पास होनी चाहिए। यूपीआरवीएनएल में टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की वैकेंसीज रहती हैं। 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। देन आईजीसीआर वर्क असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए वर्क असिस्टेंट की वैकेंसीज रहती हैं। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तमिलनाडु में निकलती है, उसकी जो आपको पे मिलती है वो 18,000 मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्राम डाक सेवक की। ठीक है, ग्राम डाक सेवक की बात करें, जीडीएस हम इसको बोलते हैं, जीडीएस जॉब्स। तो इसमें जो एग्जाम होते हैं वो इस तरीके का एग्जाम नेम होता है एपी पोस्टल सर्कल जीडीएस, मतलब आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल ग्राहक ग्राम डाक सेवक। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट की ये वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की निकलेगी तो यहाँ पे लिखा होगा जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल जीडीएस। ठीक है, तो इसमें पोस्ट रहती है जीडीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की, पोस्टमैन और मेल गार्ड की वैकेंसी रहती है। इसकी एज लिमिटेशन की बात करें तो जीडीएस की एज जो रहती है 18 से 40 साल, मल्टीटास्किंग की 18 से 25 साल, पोस्टमैन की 18 से 27 साल। तो इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे ये सैलरी यहाँ पे मेंशन की है, सैलरी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र की यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पे भी डाक सेवक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। तो यहाँ पे 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में 18 से 40 साल ही आपकी एज होनी चाहिए। इसमें सैलरी जो है यहाँ पे मेंशन करी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब भी जॉब निकलती है उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह वहाँ पे दी होती है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं ये डाल के गूगल पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास है स्टेट की जॉब्स। जैसे कि बहुत सारी स्टेट्स हैं अपनी जॉब्स निकालती हैं 10th के बेसिस पे। जैसे कि हम बात करें वेस्ट बंगाल एक्सरसाइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट होती है। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी पे की बात करें तो 5,400 से लेके 25,200 के बीच में रहती है। देन बिहार कांस्टेबल की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पे दी हुई है। देन हिमाचल कांस्टेबल की बात करें तो 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और झारखंड की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेबल होम गार्ड की वैकेंसी रहती है। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे 19 से 40 साल होनी चाहिए और यहाँ पे ग्रेड आपको दिया हुआ है। उसके बाद हम उड़ीसा की बात करें, जैसे बटालियन कांस्टेबल है, 18 से 23 साल की एज होनी चाहिए आपकी। देन पुलिस राइफलमैन की बात करें यहाँ पे हम त्रिपुरा की, तो 28 से 23 साल एज होनी चाहिए। पुलिस ड्राइवर की हम बात करें आंध्र प्रदेश पुलिस ड्राइवर की, तो आपकी 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। देन महाराष्ट्र आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आप सर्च कर सकते हैं नेट पे। जैसे कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सर्च करना आंध्र प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट ड्राइवर रिक्रूटमेंट। तो ये आपको जो आप डेली न्यूज़पेपर आता है स्टेट का वो आप चेक कर सकते हैं, उस पे डेली की या फिर जो भी वैकेंसी आती है वहां पे दिया होता है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेट जॉब्स जैसे एनडब्ल्यू के आरटीसी ड्राइवर की वैकेंसी आती है, ठीक है, ड्राइवर कम कंडक्टर की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, उसकी एज लिमिटेशन यहाँ पे लिखी है कितनी एज होनी चाहिए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंडक्टर की बात करें गुजरात की, ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे एजेस दी है कितनी एजेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे फीमेल की भी वैकेंसी आती है, मेल और फीमेल दोनों ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जैसे वर्क सुपरवाइजर है, ऑटो डीजल मैकेनिक है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, पेंटर है, मैसन है, लिफ्ट ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो ये सारे जॉब कर सकते हैं। एज आपकी होनी चाहिए 17 से 42 साल के बीच में, और आपकी जो पे रहेगी 5200 से लेके 1,12,400 के बीच में, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारा चीजें देख सकते हैं और एग्जाम के बारे में सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस ड्राइवर की बात करें 19 से 50 साल एज होनी चाहिए। देन फॉरेस्ट गार्ड है 18 से 35 साल एज होनी चाहिए। वर्कर हेल्पर की बात करें 18 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। मालिक की बात करें 18 से 25 साल होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल की बात करें यहाँ पे मैक्सिमम एज 56 होनी चाहिए। यहाँ पे ड्राइवर की बात करें मैक्सिमम एज 50 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जॉब्स हैं। डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट नाम्स होते हैं। जैसे ही वैकेंसी आती है तो ये नाम्स जो है चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन ये जो है एक टेंटेटिव एजेस दी है, टेंटेटिव चीजें दी हैं ताकि आपको समझ आ सके कि आप किस किस जगह पे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और स्टेट्स की जॉब है, जैसे कि यहाँ पे समस्तीपुर की जॉब्स है, कोलकाता की जॉब्स है, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र की जॉब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ड्राइवर आ गया, डिविजनल क्लर्क आ गया, ठीक है। इसमें एज दी है 50 साल, यहाँ पे 28 साल, ठीक है। देन यहाँ पे फील्ड वर्कर आ गया, ठीक है। ये आगे मतलब ये सारे जो जॉब्स हैं ये जॉब्स के नाम हैं और यहाँ पे एज इनकी दी है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पे 15 से 10 साल होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी पे स्केल भी दी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, जो भी जॉब आपको अच्छी लगती है उसके बारे में सर्च कर लेना। जैसे इस जॉब के बारे में तो आपको लिखना है गूगल में MSc WB रिक्रूटमेंट, तो वहां पे इसकी डिटेल्स आ जाएगी, जो वैकेंसीज आई होंगी वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कोलकाता में रह रहे हैं तो वहाँ की लोकल न्यूज़पेपर डेली ले लें और वहाँ पे एक आपको जॉब्स की डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी चीजें लिखी होती हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। आई होप आपको यहाँ से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।